हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 3। ठीक है। अ, तो यहाँ पर हम पार्ट 3 किसका पढ़ रहे हैं? 26 जून 2025 का। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे, तो हम अब क्या करेंगे, 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एजेंट सिस्टम। अगर हम एजेंट सिस्टम की बात करते हैं तो एजेंट सिस्टम जो है कंप्रिसेस ऑफ एजेंट एंड एन इन्वायरमेंट ऑफ विच एक्ट। डेफिनेटली, क्योंकि वो क्या करेगा, कंपेरिजन करेगा उस एजेंट, उसके इन्वायरमेंट्स को देखेगा। तो एजेंट सिस्टम में इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंट्रोलर पार्ट ऑफ एन एजेंट रिसीव द प्रिसिपिटेंट फ्रॉम इट्स बॉडी एंड सेंड द कमांड्स टू द इन्वायरमेंट। तो कंट्रोलर पार्ट क्या करता है, रिसीव करता है मतलब उसकी बॉडी से, मतलब सेंड उसकी जो बॉडी से प्रिसिपिटेंट को रिसीव करता है और सेंड करता है एनवायरमेंट को। ठीक है। तो ये गैस कंट्रोलर पार्ट का काम ही यही है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एजेंट एक्ट द वर्ल्ड थ्रू एक्चुएटर्स विच आर नॉट नॉइजी और ऑलवेज रिलायबल। तो ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट नॉइजी, है ना। और मे बी कि ऑलवेज रिलायबल तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है, द एक्चुएटर्स ऑफ एन एजेंट कन्वर्ट स्टिमुली इनटू प्रिसिपिटेंट। तो नोट दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। एक्चुएटर जो होता है वो जो कन्वर्ट नहीं करता है स्टिमुली को प्रिसिपिटेंट, प्रिसिपिटेंट को वो स्टिमुली में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, विच इज एम और एन हमको दे रखे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको कुछ दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। तो इफ एन इज नॉट इक्वल्स देन एम इज लेस देन एम एन। ठीक है। अगर एम एन इक्वल 1 के नहीं है तो एम जो है वो छोटा होगा एम एन से। डेफिनेटली ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है ना 1 के। इफ k is not k is composite then k is equal to mn where 1 is less than m और k is greater than k। तो क्या बोल सकते हैं हम कि k जो है अगर कंपोजिट है तो k की वैल्यू mn होगी, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू लेस देन 1 से बड़ी होगी और n की वैल्यू छोटी होगी k से। तो अपन ये चीज अगर जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करके देखोगे तो आपको सिचुएशन बिल्कुल रॉन्ग लगेगी, है ना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, इफ एम इज इक्वल टू 1, है ना, आपको दे रखा है इफ एम इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इफ के इज कंपोजिट देन के इज इक्वल टू एम एन वेयर 1 इज लेस देन एम एन इज लेस देन के। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर एन जो था वो के से बड़ा जा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू बोलेंगे, बाकी बी वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 53। तो इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द हायरार्की ऑफ लेयर्ड फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको इसको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमें दिखता है इंटरफेस, वो सबसे पहले आता है। क्लियर है। तो हम जानते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा एप्लीकेशन है। सेकेंड का था हमारा लॉजिकल फाइल सिस्टम, है जो एप्लीकेशन के द्वारा कनेक्टेड होता है। थर्ड आता है हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल्स, फाइल को मॉड्यूल्स करने के लिए। फोर्थ आता है हमारे पास बेसिक फाइल सिस्टम, और फिर फिफ्थ में आता है इनपुट आउटपुट फाइल सिस्टम। तो ये करेक्ट हिरार्की के लेयर्ड आर्किटेक्चर की, लेयर फाइल सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो सीक्वेंस के कितने सारे क्वेश्चन आए, अगेन सीक्वेंस क्वेश्चन है जेनेटिक एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेट द फिटनेस एड्रेस ऑफ ईच। अगर आप पॉपुलेशन उसको लेते हो तो आप हर पॉपुलेशन के फिटनेस को हर एक मेंबर की फिटनेस को कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट, आपने जब उसको सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्ट आप पेयर करोगे पेरेंट्स का फ्रॉम पॉपुलेशन से। जब आपने हर एक मेंबर का सिलेक्ट कर लिया है तो आप क्या करोगे, उसके पेयर को सिलेक्ट करोगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा ये। ठीक है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई द क्रॉस ओवर, है ना, हम यहाँ पे क्रॉस ओवर अप्लाई करेंगे, पॉसिबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। और फिर आप क्या करोगे, अप्लाई द म्यूटेशन ऑन ईच लोकस ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो आप जानते हैं कि म्यूटेशन सबसे आखिरी प्रोसेस होती है, तो ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है कभी कभी, फिटनेस, है ना, फिटनेस। फिर आप क्या करते हैं, पेयरिंग अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं,
क्रॉसओवर और फ्यूम्यूटेशन। तो ये डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, इतनी डिटेल में डेफिनेशन अगर किसी को पता है तो इसके की पॉइंट्स है ये, फिटनेस, क्रॉसओवर, है ना, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने पढ़ा था रैंडम एक्सेस, है ना, कंट्रोल एक्सेस, और तो इसके अंदर हमने 3 पढ़ी थी, विच इज रिजर्वेशन। देखो आप सबसे पहले आपको कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा था रिजर्वेशन, ठीक है, पोलिंग, और कौन सा था हमारा टोकन पासिंग। और जो टीडीएमए और सीएस, जो सीएसएमए सीए है, ये हमने किस लिए पढ़ी थी, रैंडम एक्सेस के लिए होती है, और टीडी में हम किसके लिए पढ़ते हैं, लास्ट वाली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। ठीक है, तो रेड लेवल से क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ सिंपली। देखो सबसे पहले जहां पर भी आपको बिट दिखे, है ना, जहां पर भी आपको 3 दिखे, वहां आप बिट से याद रखना। ठीक है, इसका बस की पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, बस इसी से याद हो जाएगा। लुक एट दिस, आप 3 को 3 देखो, 3 में कितने नंबर है, 3 है, आप जानते हो 3। ठीक है, और आप बिट में कितने वर्ड्स देखोगे, तो बिट क्या हो जाएगा, बिट, बिट हमारा यहाँ का कीवर्ड हो जाएगा। तो 3 को आप बिट से याद रख लो, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट में अगर 2 की बात करती हूँ, तो 2 यहाँ पे एरर, यानी कि 2 बार आर आर आ रहा है इसमें, आप बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं तो इसको ऐसे याद रखती हूँ, तो एरर है ना, तो 2 एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप जब भी 5 की बात करते हो, मतलब 5 है ना, तो 5 से आप याद रखोगे कि जैसे ही हम 4 की बात करते हो फिर 5 पे आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इट्स कॉल्ड 5 को आप डिस्ट्रीब्यूशन से याद रखोगे, या आप 5 को इसके एज से याद रख सकते हो। ठीक है, ना 6 की बात करती हूँ, तो 6 में आप जब रिडंड, आप 6 में आप ऐड करोगे। ठीक है, तो क्यू पी प्लस, तो आप देखो 6 जब आप पी प्लस क्यू करते हो, तो आप अगर 6 को लिख रहे हो और आप 6 को अगर एक ऐसे लिखते हो, तो ये क्रॉस हो रहा है ना, और ये क्रॉस को थोड़ा सा आप करोगे तो आपको प्लस जैसा दिखेगा। तो ये ट्रिक्स है, नॉर्मली आपको बस कुछ भी करके कैसे भी करके याद रखना है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, इसको याद रखने के लिए आपको भी बस नॉर्मली इसको याद रखना है। बिट लेवल, रेड लेवल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 57। अरेंज द फॉलोइंग पार्सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना है, फ्रॉम लीस्ट पावरफुल पार्सर से मोस्ट पावरफुल पार्सर में। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, कि देखो मैं आपको बता देती हूँ इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक, कि यहाँ पर हमें ना इसको याद रख सकते हैं, लिटिल, आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना, लिटिल लॉयन। ठीक है, लिटिल लॉयन सिंपल, लगता रॉयल। ठीक है, तो देखो एल एल मतलब क्या हो जाएगा, लिटिल, 2 बार एल एल आ रहा है। ठीक है, तो एल एल है ना, लोयन यहाँ से एल आर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एल आर, फिर सिंपल, सिंपल से हमको याद रखना पड़ेगा एस एल आर, तो आपको याद रखना पड़ेगा एस एल। क्लियर है, लगता से हमको याद रखना पड़ेगा, देखो 4 वर्ड है, एल जी टी ए, लगता, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल ए एल आर। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा एल ए एल आर। ठीक है, और रॉयल से हमको पता होना चाहिए एल आर 1। लेकिन आपने, अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने एल आर लिखा था, तो यहाँ पर हमने लिया था लोयन। ठीक है, जब हम एल आर लिख रहे थे, तो आपने लोयन क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे एल था फर्स्ट में। लेकिन यहाँ पे रॉयल हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रॉयल है वो 1 है ना, तो यहाँ पर आप ये चीज देखोगे तो आपको रॉयल 1 दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि जब भी रॉयल की बात हो रही तो वो 1, रॉयल लास्ट में आ रहा है तो उसको 1 लिखेंगे, और आप इसमें नॉर्मली ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो एल एल, तो लिटिल लोयन सिंपल लगता रॉयल। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, और यहाँ पर देखो 0, फिर 0, फिर 1 1 1। ठीक है, तो एच एल आर, एल आर, और एल आर में हमको 1 1 मिलेगा, बाकी 0 0। तो आप जानते हैं कि अगर हम सबसे पहले अगर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 2 बार 0 और फिर 3 बार 1। तो आप इस टाइप से इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जब भी आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में, तो वो हमारी कहलाती है मैपिंग। क्लियर है, ठीक, तो ये डेफिनेशन अपने आप में मैपिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 59। इफ क्वेश्चन नंबर हमको ग्रुप से क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इफ ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ग्रुप है ना जी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्स और वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, जी इज कम्यूटेटिव। तो यस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है, ये करेक्ट है। लेकिन वहां मैं बात करूं x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 और x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट और कम्यूटेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है दोनों। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं कि सब ग्रुप ऑफ जी इज नीडेड नॉट टू बी कम्यूटेटिव, बट ये गलत है। वो अगर खुद कम्यूटेटिव है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 60। ग्रे कोड इक्वेलेंट टू डेसिमल ऑफ 8। आपको 8 का ग्रे कोड निकालना है तो आप 0 सबसे पहले 8 को नॉर्मली डेसिमल में लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज है ना, आप इसको 1 को एज इट इज लिखोगे, फिर यहाँ पर हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 और 0 यानी कि डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर जब हम एक सेकेंड जब हम इसको यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, ये आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, इसको इसको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1, ठीक है। अब आप 1 और 0 को एक्सोर ऑपरेशन करोगे तो कितना आएगा, डिफरेंट है तो 1 है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्सोर ऑपरेशन में 1 और 0 आता है तो 1 और 0 हमेशा हमें 1 देता है, लेकिन वही 2 0 आ जाएंगे, 2 zeros, तो वो हमें क्या देंगे, 0 देंगे ऑलवेज। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हुए 0 और 0 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर अगेन 0 और 0 फॉलो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 1 1 0 0, ठीक है। तो ग्रे कोड आपने निकाल लिया है किसका, 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है इज एलोकेटेड टू सीपीयू एंड एग्जीक्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड नॉट अकर। तो यहाँ पर हमको बताना है कि एक बार आपने किसी सीपीयू को प्रोसेस एलोकेट कर दी तो कौन सी जो प्रोसेस है वो नॉट अकर है ना, मतलब नहीं होगी। तो द प्रोसेस कुड इशू इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड देन प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। तो नहीं, ये नहीं होगा कि अगर मतलब वो है ना, इसने बोला नॉट अकर, तो डेफिनेटली इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होगी नहीं, है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगी। So let's solve this question 62. One of the process is allocated the CPU and executing which one of the following events could occur. आपने एक प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट कर दी है और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस अकर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी प्रोसेस अकर होगी, है ना। तो द प्रोसेस could create a new sub processes and wait the termination of process। आपने जब तक एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया तो आप उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना, आप वेट करोगे कि एक नई सब प्रोसेस क्रिएट हो और तब तक वेट करोगे जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाए, क्लियर है। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी प्रोसेस अकर होगी, अब देखते हैं कौन सी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो प्रोसेस इशू करेगी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। The time slice of the process expire and may join the waiting queue। टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा और वो वेटिंग क्यू में ज्वाइन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्योंकि आपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने तक के लिए परमिशन दे दी है। द प्रोसेस इज फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम सीपीयू, हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो प्रिमिटिव है, ठीक है। इट मे बी वेटिंग टू अवेल, तो ये तीनों ही जो सेंटेंस है ये अकर नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। वो जब तक क्या, क्योंकि आपने उसको एग्जीक्यूटिंग होने के लिए भेजा है, तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं हो जाएगी, तब तक आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन स्टॉप एंड वेट सिस्टम द बैंडविड्थ इज लाइन इज 1 Mbps एंड 1 बिट टेक 30 मिलीसेकेंड इट में अ राउंड ट्रिप। तो आपको बैंडविड्थ डिले बताना है। तो देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं सबसे पहली ट्रिक तो ये यूज करती हूँ, अदरवाइज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना निकालने का। तो आपको जब नॉर्मली इसे 30 मिलीसेकेंड और ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इसमें सिंपली 1000 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको 30 बिट्स आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हो, बाकी सभी में नहीं करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आप देखो बैंडविड्थ डिले कैसे निकालेंगे हम।
तो यहाँ पर हम बैंडविड्थ डिले की बात करते हैं तो बैंडविड्थ इनटू राउंड ट्रिप आपको गिवन है 1 Mbps में, आपको पता है कितने बिट्स पर सेकेंड होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर 1 बीट टेक अप 30 ms है ना, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसको तो हमको सेकेंड में चाहिए, ms में गिवन है तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके 0.03 में, ठीक है। अब जब आपको 30 से आपको ये मिल गया, ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपने ये जो बिट्स हमने निकाली थे 1 Mbps में, तो हमको इसको सेकंड में चाहिए था, इसीलिए हमने इसमें इसको Mbps से सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन का ही खेल है सारा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 बिट्स आ जाएंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग पीस ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोड। हमको तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सी प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर हमको डू वाइल लूप दे रखा है, तो सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी है और आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमको दे रखा है एक्स और वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, और हमको सॉल्व करना है इस कोड को, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करने तो यहाँ पर सबसे पहले हम 128 को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। फिर आपको 92 मिलेगा, उसके बाद आप 72 पे पहुंचेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते वाइल, क्योंकि यहाँ पे वाइल वाली कंडीशन दे रखी है हमको, कि कौन सी कंडीशन दे रखी है ऊपर, लुक एट दिस, एक सेकेंड, ये देखो, वाइल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, तो जब तक एक्स और वाई एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते तब तक हम ये कंडीशन चलाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई है, इनको पहले आपने सॉल्व करा, फिर 92 आए, आप सेम एज इट इज कंडीशंस अप्लाई कर करके सभी में माइनस कर देंगे, है ना। एक्स और जैसे कि वाई है तो वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, फिर आप इसमें माइनस करते जाएंगे, एक बार में आपके पास 18 की वैल्यू आ गई, फिर आप माइनस करोगे तो आप एंड तक आओगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इक्वल आओगे तब तक एग्जिट लूप, तो यहाँ पर इस कंडीशन के बाद हम इसमें और नहीं कर सकते। तो यही पूछ रहा था वो कि एग्जैक्टली हमको कहाँ पर आउटपुट आएगा, क्योंकि वाइल कंडीशन है तो वो जब तक लूप चलेगा जब तक वो दोनों इक्वल नहीं आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज द लास्ट, वी कैन से कि ये 2 जो है वो लास्ट है जहां पर इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 वाला। तो यहाँ पर हमको लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको बताना है कौन सा इनवर्स है, कन्वर्स है, कॉन्ट्रापोजिटिव, कंडीशनल है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, इफ द इंडियन टीम विंस देन इट्स रेनिंग। तो आप जानते हैं कि जब जैसे इंडियन टीम जीतेगी, पी है ना, पी और क्यू, तो ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो इसका हम कह सकते हैं कन्वर्स है। इफ द टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है। तो अगर जो टीम विन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, रेनिंग नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हो तो इसको आप ऑपोजिट करते हो और फिर आप उसको नेगेशन कर देते हो, ठीक है। सॉरी, ये पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको उल्टा करेंगे और इसके नेगेशन लगा देंगे, तो ये बिल्कुल उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सी की बात करते हैं, तो इफ इट इज रेनिंग देन इंडियन टीम विन। अगर रेनिंग होती है तो इंडियन टीम जीतती है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन इंडियन टीम विल बी नॉट विन। अगर अगर रेनिंग नहीं होती है तो इंडियन टीम नहीं जीतेगी, तो ये हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमको मैच द कॉलम दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्स्ट टर्मिनेशन क्राइटेरिया जेनेटिक एल्गोरिथम का और इसका डिस्क्रिप्शन। तो वर्स्ट इंडिविजुअल का सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पर जब ये क्या गारंटी देता है कि एंटायर पॉपुलेशन इज मिनिमम स्टैंडर्ड, क्योंकि वर्स्ट केस है ना, वर्स्ट इंडिविजुअल में सबसे कम मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ठीक है। बी सेकंड हमारे पास आता है इंडिविजुअल बेस्ट इंडिविजुअल। तो बेस्ट इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, फास्ट जो है वो रिसर्च फास्ट सर्च करेगा कन्वर्जेंस को और गारंटी देगा एक बेस्ट सॉल्यूशन, एटलीस्ट एक तो देगा क्योंकि ये बेस्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसका अपोजिट है।
नाउ सम ऑफ फिटनेस क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ फिटनेस हमेशा हमें गारंटी देता है कि ऑल इंडिविजुअल पॉपुलेशन विद इन वन पर्टिकुलर फिटनेस, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो सबका, है ना। मीडियन फिटनेस क्या बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द हाफ, आप जानते हो कि अगर आप मीडियन निकालते हो आप उसमें टू का डिवाइड करते हो, तो इसीलिए हम बेटर देन इक्वल टू कन्वर्जेंस ऑफ इवेलियन, तो आप हाफ को, हाफ कीवर्ड से मीडियन को याद रख सकते हो, सम से आप याद रख सकते हो कि ऑल इंडिविजुअल्स को आप ऐड करोगे। बेस्ट मतलब बेस्ट सॉल्यूशन और वर्स्ट मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो इसमें से देखो पैकेट स्विचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेटा को पैकेट में तोड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। नेक्स्ट है ईच पैकेट में है डिफरेंट रूट, क्योंकि हमने पैकेट को डिफाइन इसलिए किया ट्रू है। और सपोर्ट द डायनेमिक राउटिंग डेफिनेटली, बट हर एक के पास डेडिकेटेड पाथ होता है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो कंजक्शन कंट्रोल नहीं करता, उसके पास कोई डेडिकेशन पाथ नहीं होता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग की यही, क्योंकि वो डिफरेंट रूट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू क्लिपिंग। क्लिपिंग के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, सुथल एंड कोहेन। स्टेक बेस तो बिल्कुल नहीं करते हैं, स्कैन लाइन सीड नहीं, इनवर्स स्केलिंग नहीं। सुथल लाइन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, इट्स लाइक इसके अंदर एल आ रहा है तो ये क्लिपिंग एल्गोरिथम है ना, ठीक है। पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है सुथरलैंड एक प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज करेक्ट, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर हमेशा करेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। सॉफ्टवेयर इज नॉट वियर आउट ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स फ्लेक्सिबल, हाँ यस इट्स फ्लेक्सिबल है ना। और नॉट मैन्युफैक्चर, बनाया नहीं जाता है, इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पर हमको दे रखा है इंटरसेक्शन, बाउंडेड सम, बाउंडेड डिफरेंस और एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, सबसे पहले अगर इंटरसेक्शन की मैं बात करूँ तो इंटरसेक्शन में हमको दे रखा था मिनिमम, क्या के लिए दे रखा था मिनिमम, क्लियर है। तो यहाँ पर आप मिनिमम देखोगे तो आपको मिलेगा सबसे मिनिमम ए का 4, ठीक है। यहाँ पर हमको 1 नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। बी का थर्ड क्या कहता है, मतलब बाउंडेड सम, यानी क्या कि हमको मिनिमम तो चाहिए, बस यहाँ पर 1 होना चाहिए, मिनिमम 1 तो होना चाहिए, और सम तो आपको दे ही रखा है। बाउंडेड डिफरेंस अगर बात करते हैं तो डिफरेंस आप माइनस कर देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा फिर 0 होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस ही ये है कि सम में हम 1 को यूज करते हैं, डिफरेंस में हम 0 को यूज करते हैं, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम मतलब क्या, इन सबका सम, लेकिन माइनस भी होना चाहिए साथ में, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्स है। तो ये डेफिनेशन है कुछ हमारी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन है हमारी ऑपरेशंस ऑफ फजी सेट्स की, और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कि उसकी क्या जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। तो 71 क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रोसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड इन्वायरमेंट्स, आपको प्रोसेस दी हुई है और आपको बताना है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या हो जाएगी, हाइपरविजन को हम इंस्टॉल करेंगे एक फिजिकल सर्वर में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, फिर रिसोर्स एलोकेटेड टू वर्चुअल मशीन, उस वर्चुअल मशीन को हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, और वर्चुअल मशीन क्या करेगी, रन करेगी आइसोलेटेड वर्कलोड्स को, मतलब अपने अपने लेवल पे वो काम करेगी, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस वी कैन से दैट, और हम इस प्रोसेस को अरेंज करने को बोला तो थी ऑलरेडी सॉर्टेड दे रखी। और वर्चुअलाइजेशन को यूज करें तो वर्चुअलाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो कंसिडर द ऑपरेशन इज यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग, और आपको ये दे रखा है, तो बस आपको इसकी प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए हाईएस्ट टू लोअर ऑर्डर में। तो सबसे पहला जो हायर ऑर्डर होता है वो होता है ये, ठीक है। हम इसको लेस देन ग्रेटर देन बोलते हैं ना, तो उस टाइप से आपको इसको बहुत, मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर आता है हमारे पास एंड्स ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस और इक्वल, ठीक है। तो ये चीजें, इसको हम प्रेफरेंस के रूप में हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डरिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं।
द कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस इच इंस्ट्रक्शंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो ये क्वेश्चन तो अभी जून वाले में भी सॉरी 2 जनवरी वाले पेपर में भी आया था इस टाइप का। सबसे पहले आप क्या करोगे, फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फेच द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फेच करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, फिर कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, है ना, उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फेच द ऑपरेंड्स फ्रॉम मेमोरी, और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस सबसे आखिरी में हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देख के करेंगे तो आपको सब में सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है ना, यहाँ पर हमको दे रखा है, तो आपको ये कुछ कोड दे रखा है, इस कंटेंट एज ए यूडीपी हेडर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो आपको सोर्स पोर्ट नंबर बताना है। तो ये ऑलरेडी गिवन है, और मैंने आपको ये वाला भी आपको पढ़ाया है जब अपन कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आप उसमें चेकलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देखो अब इसको निकालने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, अगर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दे रखा होता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पर यूटीपी हेडर 8 बाइट का 16 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर 4 फील्ड दे रखी है 2 बाइट्स की और 4 हेक्सा कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आप जानते हैं यूटीपी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम सबको यूज करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, हम इसको देखेंगे CB84, और CB84 आप यूज करोगे तो 12 C मतलब 12 और B मतलब 11 है। हेक्साडेसिमल के कोड्स हमको पता होने चाहिए कि यहाँ पर हम A इज इक्वल टू 10 यूज करते हैं, है ना, तो A इज इक्वल टू 10, तो B कितना हो जाएगा 11 और C कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जब आप C को यूज करोगे तो 12 इंटू 16 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल का कोड है 16, ठीक है, प्लस 11 लेंगे और इंटू हम क्या करेंगे 16, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगेन 8 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपने 8 लिख दिया, और फिर 4 गिवन है 4 लिख दिया, ठीक है। 16 की पावर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो हम ऐसे ऑर्डर में चलेंगे, तो 1 2 3 है ना, और 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में बहुत टाइम होता है, लेंथी होते हैं, तो आपके जो पेपर को बैलेंस करने के लिए सिंपल क्वेश्चन नहीं देते, वो कभी कभी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग इंटरप्ट प्रोटेक्शंस लेवल्स इन लाइनक्स एंड अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। तो पहला आप जानते हो कि सबसे पहले अगर हम यूज करेंगे तो यूजर मोड है ना, क्योंकि आप यूजर को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। सेकेंड आपके क्या आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरप्ट प्रोटेक्शन लेवल्स इन लिनक्स एंड अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन देयर प्रायोरिटीज। तो आपको प्रायोरिटी वाला सबसे हाई प्रायोरिटी का जो है वो लास्ट में रखना है, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे लो प्रायोरिटी हमारी किसकी रहेगी, सबसे पहले यूजर की, क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटेबल होता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कॉस्टिक में हमको प्रिमिटेबल दे रखा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा अगला हो जाएगा कर्नल सिस्टम, ये भी प्रिमिटेबल है, तो आप कर्नल को इंपॉर्टेंस दोगे या यूजर को, तो डेफिनेटली हम कर्नल को देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा बॉटम हाफ इंटरप्ट्स, है ना, और फिर आपको सबसे पहले टॉप हाफ, क्योंकि सबसे पहले अगर आप टॉप लेवल पे उसको इंटरप्ट को फॉलो करोगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, तो आप इस अरेंजमेंट को याद रखें।